नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे प्रकृति संरक्षण दिवस की। 28 जुलाई यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये दिवस स्थापित करता है कि स्वस्थ वातावरण, स्थायी और स्वस्थ मानव समाज का आधार दरअसल क्या है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है वो जीवन का आधार है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व संरक्षण दिवस का महत्व बहुत ज्यादा है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर प्रकृति के सीमित संसाधनों का संरक्षण करें। सतत और स्थायी प्रगति के लिए विकास का प्रकृति सम्मत होना जो है वो बहुत जरूरी है, यानी कि डेवलपमेंट और नेचर का सामंजस्य जरूरी। उन्होंने कहा प्रकृति को बचाकर अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करना होगा और आज का दिन है कि हम इसके लिए संकल्प लें। साथ ही जीव जंतुओं को भी प्रकृति के संसाधनों पर उतना ही उनका अधिकार है जितना कि मानव का। तो हमें प्रकृति को इस हिसाब से रखना है कि हमारे जीव जंतु जो हैं वो भी उसमें संरक्षित महसूस कर सकें। आज जब ग्लोबल वार्मिंग इस कदर बढ़ रही है और न सिर्फ भारत जबकि पूरी दुनिया इसके चपेट में है और इसके दुष्परिणामों को हम देख रहे हैं, ऐसे में प्रकृति संरक्षण दिवस का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिवस से जुड़े तमाम पहलुओं पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, प्रकृति के मौजूदा स्वरूप पर और किस तरीके से मानव विकास के साथ प्राकृतिक संतुलन बनाकर रखा जाए, तमाम मुद्दों पर, इसकी चुनौतियों को लेकर, संभावनाओं को लेकर और सरकारी प्रयासों, चाहे वो भारत के स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर हो, तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। अशोक पाई हैं, आप फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड, सर स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर संजीव अग्रवाल हैं, आप फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर हैं CPCB, आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक सर मैं आपसे करना चाहूंगी और सवाल मेरा ये है कि आज जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, हम जानते हैं विकास के लिए पूरी दुनिया जो है इसका दोहन हर स्तर पर कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग किस स्तर पर पहुंच चुकी है, उसकी चिंताओं में आज पूरा विश्व डूबा हुआ है। ऐसे में प्राकृतिक संरक्षण दिवस का महत्व कितना बढ़ जाता है और आज इस दिन पर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? इस अवसर पर मैं सभी का ध्यान हाल ही में हुए 2-3 घटनाक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक जो महाराष्ट्र में अभी बाढ़ से जो नुकसान हुआ, आपदा आई है, उसके अतिरिक्त चाइना में, वेस्ट जर्मनी में जो बाढ़ से प्रकोप से जो आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई है, जहाँ से जान माल के नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में, कनाडा में जो हीट वेव आए हैं और जिससे जो है वन अग्नि और उससे जो नुकसान हुआ है, जान माल के नुकसान हुआ है, ये एक हाल ही में हुए घटनाओं से ये दर्शाता है कि प्रकृति जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके जो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, एक हाल ही का उदाहरण है। ये नहीं है कि इससे पूर्व इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन चूंकि हम लोग जल्दी इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने उदाहरण जो हाल ही में हुए घटनाओं का दिया है, जिससे हम सबको इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया जा सके। और इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप सबका ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो अभी जो कोविड जो संक्रमण से जो पूरा विश्व जूझ रहा है, ये भी जो है एक प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण ये वायरस जो है वन्य जीव से मानव पे संक्रमित हुआ है और उससे कारण जो एक तबाही जो मची है, ये एक महत्वपूर्ण एक उदाहरण है, जिससे जो है जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने पर क्या क्या हो सकता है, ये कुछ जो है अभी के उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। ये इस संबंध में इस अवसर पर हम सबको ये जानना जरूरी है, प्रकृति जो बनी है वो जैविक और अजैविक तत्वों से बनी है। और जैविक तत्व जो है पेड़ पौधे,
प्राणी, जंतु, ये सभी जैविक तत्वों हैं, जबकि मृदा, पानी, हवा और अन्य तत्व जो है अजैविक तत्व हैं। इनके जो है निरंतर इंटरैक्शन के कारण यहाँ पे इस पृथ्वी पे जीव जो है उत्पन्न हुआ है और इसको अभी रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना हुआ है। और ये संतुलन जब जब भी बिगड़ता है, वो आपदा के रूप में किसी न किसी रूप में ये आकर एक मानव जाति के अस्तित्व को भी एक खतरा के रूप में आपको प्रेषित करता है। जी। इसलिए आज के दिन जो है हम सबको ये ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि जो है हम अपने नैसर्गिक तत्वों को इस प्रकार से प्रयोजन करें जिससे जो है उनका ज़्यादा नुकसान ना हो और सतत रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। जी। ये इस प्रकार के एक प्रणाली हम अपने जीवन शैली और अपना विकास के जो मॉडल्स हैं उसको उस प्रकार से ढालें ताकि जो आने वाली पीढ़ी इस पीढ़ी को अपने दोषी न पाया जा सके और आने वाले सतत रूप से सभी को इसके प्रकृति का फायदा हो सके। जी। कुछ उदाहरण अशोक जी ने भी दिए, लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा है न सिर्फ भारत में, चाहे वो चक्रवाती तूफानों का अचानक से बढ़ना हो, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं और इसका असर इस तरीके से देख रहे हैं कि जो बहुत ठंडे प्रदेश थे वो अचानक से गर्म हो गए, वहाँ पर लू चलने लगी है, जहाँ पर कहीं पर बाढ़ से तबाही हुई है। ये बहुत ही ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं जो अब हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, प्रकृति कहीं ना कहीं दस्तक दे रही है और बता रही है कि वक्त है अभी भी हम सचेत जाएं। आप क्या मानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे? और चूंकि आज प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर हम बात करें, ऐसे में हमें यानी कि मानव को कितना सचेत होने की जरूरत है? जो आपने अभी बात कही कि ग्लोबल वार्मिंग हमारा डायरेक्टली इससे जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। एक बायोडायवर्सिटी एक ऐसा और उसका कंजर्वेशन बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पूरा की पूरा जो कहें हम लाइफ जो है ये टिकी हुई है। बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें लिंकेजेस हैं। अगर बायोडायवर्सिटी का लिंकेज आपका न्यूट्रिशन से है, बायोडायवर्सिटी का लिंकेज आपका क्लाइमेट चेंज से है, बायोडायवर्सिटी का लिंकेज आपका हेल्थ से, ह्यूमन हेल्थ से, और बायोडायवर्सिटी का आपका जो फूड सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपकी डाइवर्सिटी ठीक नहीं रहेगी, जैसे फौना एंड फ्लोरा आपका जो है पूरी लाइफ को एक प्रकार से रन करते हैं। अभी जो अशोक भाई सर ने कहा वो बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आज का जो कोविड-19 है वो भी इन्फेक्शियस डिसीज जो हुआ है और जो वायरस का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका भी यही है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। अगर आपका बायोडायवर्सिटी गड़बड़ा गई, बायोडायवर्सिटी में अगर लॉस हुआ तो आपका पूरा की पूरा ह्यूमन हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत इस कई देशों में इस पे काम हो रहा है। इवन नेशनल बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम हमारे देश में बना हुआ है इंडियन लॉ के हिसाब से भी, और इंडिया इस पे काफी कुछ काम कर रहा है। तो बायोडायवर्सिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसका लिंकेजेस समझना जरूरी है। अगर बायोडायवर्सिटी का लॉस है तो हमारे को वायरस का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बायोडायवर्सिटी का लॉस है तो क्लाइमेट पे से ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जैसे आपने अभी बताया कि तूफान आ रहे हैं आजकल, समुद्र में बहुत तूफान आ रहे हैं, तो क्या समुद्र की बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी मनुष्य जीवन की जो लाइफ है, आधी लाइफ जो टिकी हुई है वो समुद्र की बायोडायवर्सिटी के ऊपर टिकी हुई है। तो समुद्र की बायोडायवर्सिटी हो या टेरेस्ट्रियल बायोडायवर्सिटी हो या एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी हो, और इसका कंजर्वेशन कितना जरूरी है ये समझना और इसको करना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि लास्ट ईयर जो है 2020 में हालांकि हमारा देश होस्ट नहीं था, बट ये जो सुपर नेचर ऑफ ईयर इसको संज्ञा दी गई थी। तो लास्ट ईयर हमारा बायोडायवर्सिटी का कन्वेंशन जो 5 जून को जो हमने अनाउंस किया था, विश्व ने जो अनाउंस किया था, उसमें सुपर नेचर ऑफ नेचर कंजर्वेशन के ऊपर बात की थी। तो सुपर ईयर डिक्लेयर किया गया था
और उसके पहले से, ना कि पहले से बल्कि और पहले से बहुत ज़्यादा इस पे काम चल रहा है और बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करना बहुत बहुत अति आवश्यक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, अब बहुत ज़रूरी है कि अब इन विषयों पर संजीदा होकर सोचा जाए और काम किया जाए। अ, जी। अशोक पाई जी, सवाल मेरा आपसे है कि जब हम प्रकृति को संरक्षित करने की बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र करना मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्या हम पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों के करीब तक भी पहुँचे हैं? अगर नहीं पहुँचे तो कितने दूर हैं और वो लक्ष्य पूरे होने की दिशा में आप किन रुकावटों को देख रहे हैं? ये आप इस विषय पे जो है आपको ये समझना आवश्यक है कि भारत एक ऐसा देश है जो स्वयं ही जो है कुछ लक्ष्यों को अपने तरफ से निर्धारित किए हैं जिनको हुँ, पूर्ति करने के लिए और उस ओर जो है अग्रसर है और लगभग जो है वो पूरा करने में भी सफल हो पाया है लगभग। लेकिन भारत अकेले से जो है विकासशील देशों के विकसित देशों की मदद के बिना इसको पूर्ण करना संभव नहीं है। जी। उदाहरण के तौर तौर पर ये बताना आवश्यक है कि जैसे भारत की आबादी जो है विश्व की 1/6 है हुँ, और लेकिन उसमें जो है भूखंड जो है 1/16 अंश जो है ये इस भूभाग हमारे पास है। जी, इसलिए जो ज़मीन पर जो कॉम्पिटिटिव जो डिमांड जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा है और उस आबादी को अगर आप किसी प्रकार से अगर सतत रूप से मदद करने की आवश्यकता चाहे फूड सिक्योरिटी के रूप में या अन्य सुविधा के रूप में ये मानी हुई बात है कि कुछ हद तक जो है जो क्लाइमेट उत्सर्जन का जो बढ़ाना संभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो तकनीकी जो मदद से जो उसको कम किया जा सकता है, वो तकनीक तभी जो है विकसित देश जो अपने पास जो तकनीक है या अपने पास जो संसाधन है, हुँ, वो विकासशील देशों के साथ जब तक उनको शेयर नहीं करेंगे, उसको बाँटेंगे नहीं है, तो भारत अकेला इस ध्येय को पूरा करने में सफल नहीं हो बिल्कुल। पाएगा। एक कलेक्टिव बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दुनिया के सभी सामूहिक देशों से, ज़िम्मेदारी है। जैसे सामूहिक ज़िम्मेदारी है, जिसमें जो विकसित और विकासशील देश दोनों मिलकर इसको ये करें। क्योंकि आपको याद होगा कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व अध्यक्ष द्वारा क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन से लगभग यूएस को बाहर निकाल लिया था हुँ, और इस तरह की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, ये एक तरफ से ये क्लाइमेट चेंज के जो प्रयास है, उसको धक्का लगता है। जी, परंतु अच्छी बात ये है कि वर्तमान जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट हैं, वो ये क्लाइमेट की चेंज के ऊपर अपने जी, संवेदनशील है और इसकी ओर जो है कार्य करने में अपने पूरा निष्ठा दिखाते हैं। जी। तो तो जहाँ तक भारत की बात है, भारत तो अपना काम तो कर ही रहा है और उसको सफल भी हो रहा है। चाहे जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, जैसे कि सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न कर इसको जो है अपने फॉसिल फ्यूल या जो पेट्रोलियम जो उत्सर्जन से जो नुकसान जो होता है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो गैसेस एमिशन वगैरह रोकने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छी काम काम हुआ है। उसके साथ-साथ जो है वनों के जो पेड़ लगा के कार्बन को सिक्वेस्टर करने की जो प्रयास किया गया है, हुँ, उसमें भी जो है अपने जो लक्ष्य के लगभग जो है पास पहुँच चुका है। जी, तो इसलिए जो है भारत तो अपना प्रयास तो कर ही रहा है और उसमें लगभग सफल भी हो रहा है, लेकिन पूरा सफलता तभी मिलेगी तब जब इसमें संपूर्ण देशों का अन्य देशों का भी जो है भागीदारी हो और उसी तरह के कमिटमेंट हो तभी जाके इसको सफल बन पाएगा। बिल्कुल एक सामूहिक ज़िम्मेदारी जो है उसके साथ ही मिलकर आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर संजीव, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि औसत ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखा गया तो इसके जो परिणाम हैं वो विनाशकारी होंगे। कितनी जी। बड़ी ये चुनौती है और क्या आपको लगता है इसे लेकर पूरा विश्व चिंतित है और अगर है तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि
जैसा कि सर ने भी कहा कि इंडिया जो है वो अपनी तरफ से पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। कुछ लक्ष्य हमने खुद भी निर्धारित किए हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि उन लक्ष्यों को लेकर, खासकर पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को लेकर अभी पीछे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसने इस पर्टिकुलर पेरिस एग्रीमेंट पे बहुत उत्साहित होकर पार्टिसिपेट किया और साथ-साथ तो उसको कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2030 तक का हमारा टारगेट है, जैसे इंडस्ट्रीज़ से उत्सर्जन होना, एमिशंस होना। इसके लिए क्या है, भारत ने बहुत भरसक प्रयास किए हैं और उस पे सोर्स पे एमिशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। साथ-साथ भारत ने ये भी किया है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक इंडस्ट्री से अंडरटेकिंग मांगी है कि भाई आप जो भी पोल्यूशन करेंगे उसका एक अंडरटेकिंग दीजिए। तो हमें उसका ऑडिट होने पे या उसका और डिटेल पता लगेगा कि भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑडिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और भरसक प्रयास हमारा है कि वो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको हम कम से कम करें और हो जी। भी रहा है। बाकी जो हमारा एक नॉन पॉइंट सोर्सेस हैं, जैसे बायोमास बर्निंग का हो गया, जो हमारे हाथ में नहीं है। बायोमास बर्निंग जैसे जंगल जल जाते हैं या ऐसा कोई कारण हो जाता है जो अचानक ही ऐसी कोई बात हो जाती है जिससे एमिशंस बढ़ जाते हैं। तो इनको रोकना भी ज़रूरी है। इनको आजकल रिमोट कंट्रोल मतलब एक रिमोट टेक्नोलॉजी से भी कंट्रोल किया जा रहा है और पूरे ना कि ओनली भारत में, पूरे विश्व में इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। एक एआई टेक्नोलॉजी है आपका, इस पे भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो टारगेट दिया है अभी 2030 तक का उत्सर्जन का को कम करने का, कुछ देशों ने तो कुछ देशों को टारगेट मिला है 2050 तक का, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सपोज करो 40-50 सोर्सेस हैं, उनको अगर एक साथ कंट्रोल करना है तो कितना मुश्किल काम है। जी। तो अगर हम एक-एक टारगेट्स को लेते हैं तो भी काम नहीं बनता है, हमको सभी टारगेट्स को एक साथ लेके कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हमें आंकड़ा जो आएगा कम होने का कि हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, उसका आंकड़ा एकदम सही आएगा। क्योंकि अगर हमने 10 सोर्सेज़ को कंट्रोल कर लिया और बाकी 30 सोर्सेज़ को अगर कंट्रोल नहीं किया, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जी। तो इसमें हम अभी काफ़ी सक्सेस पा रहे हैं और 2030 तक का टारगेट है हमारे पास अभी। अभी ये चल रहा है 2021 और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी प्रयास में आगे बढ़ते रहे, तो इस टारगेट को हम कवर कर सकते हैं। इसमें कोई दोराह नहीं कि हम इसको नहीं कर सकते, हम इसको कर सकते हैं। अगर हम सोच लें कि इसको करना ही है, तो आई एम श्योर कि इसको हम पूरी देश की जनता इसमें सहयोग करेगी और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस जी। प्रक्रिया को, उसको। बिल्कुल। दुनिया भर का जो कुल उत्सर्जन का 25% अगर हम बात करें तो और अकेले अमेरिका जो है वहाँ से उत्सर्जन होता है कार्बन का। जी। वहीं यूरोप की हिस्सेदारी 22%, चीन की हिस्सेदारी 13% है, जबकि अगर भारत के उत्सर्जन की बात अगर हम करें तो उसका योगदान महज 3% है। लेकिन जो जी। भारत की प्रतिबद्धता है, उसका डेडिकेशन है इसको और कम करने का, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन इस लक्ष्य को, जो पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य थे या हम प्रकृति संरक्षण की बात कर रहे हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व तो बहुत ज़रूरी है। अशोक पाई सर ने बहुत ज़रूरी। जिसका जिक्र बार बार किया। अशोक सर, जब हम प्रकृति को बचाने के लक्ष्यों को लेकर बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर कई सम्मेलन होते हैं, कई लक्ष्य बनाए जाते हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसके बीच में आने वाली अड़चनों को या चुनौतियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वजह है कि क्या महत्वाकांक्षा उन लक्ष्यों पर हावी है, खासकर अगर हम विकसित देशों की बात करें तो, कि लक्ष्य जो हैं अभी भी दूर हैं? देखिए, जो हर एक देश जो है उसकी प्राथमिकताएं अपनी होती है, जो अपनी स्थिति को, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देख के जो है उनको लक्ष्यों को निर्धारित करती है और जो चुनौतियां जो है उसी प्रकार की होती है। वो जो भारत में जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां अलग किस्म की है कि जो अमेरिका में हो। यहाँ के जो अधिकतर जो क्षेत्रों में जहाँ पे इस प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न जो होता है, वहाँ पे जो द्वंद्व ये है कि किसी का लाइवलीहुड या जीवन यापन वर्सेस जो है एक क्लाइमेट चेंज के जो लक्ष्य को हासिल करना। कभी-कभी जो है उस तरह की स्थिति में जीवन को महत्वता मिल जाती है। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन सम ऑफ दीज गोल्स।
तो उस तरह का जो जब स्थिति है उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे ट्रेड ऑफ्स होते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो बार-बार जो तकनीकी को इस्तेमाल करके उससे जो है बहुत सारे इन तरह के मुद्दों को दूर किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक पानी का उपयोग की बात है। अब जैसे एक जगत जाहिर बात ये है कि धान या गन्ना उगाने में दे आर उनको जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप माना जाता है, और उनको जो है अगर आप वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में अगर उगाना शुरू कर देंगे, जाहिर सी बात है कि आप एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि कुछ राज्यों में अभी भी वो स्थिति चल रही है। तो इसलिए जो है आपको अपने संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करें जिससे उनकी उपलब्धता सतत रूप से रहे, ये एक जो असली चुनौती है। और उस चुनौती को सरकार विभिन्न माध्यमों से प्रयास कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि जो अभी जो फार्म बिल में जो एक प्रयास किया जा रहा है, वो इसी के ओर एक मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ। उसके अतिरिक्त जो है अन्य जैसे कि एक कानून बना था जिससे जो हमारे जनजाति समूहों का जो पारंपरिक अधिकारों को देने के लिए एक कानून लाया था 2006 में। उसके अतिरिक्त जो है काफ़ी वन क्षेत्र के उनके हक दिए गए हैं, जिससे भोग्य हक कहते हैं, जो ओनरशिप राइट नहीं है लेकिन यूजफुल राइट्स। इसमें जो है एक समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि जो जब उनके वो हक दिए जाते हैं तो वो हक अपने प्रकार से उसको भोग्य करने लगते हैं। वो उनको सबसे पहले अपने किस प्रकार से अपने लाइफ को सेव कर ले, फूड सिक्योरिटी हो, उसके ओर ध्यान जाता है, ना कि जो है वो अन्य जो चीज़ें जो वैश्विक स्तर पे जो निर्धारित की जाती है। ये वाले जिससे समस्याएं जो होती हैं, ये जो है उसको टैकल करना, इसको चुनौतियों का सामना करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को। लेकिन जो आप अगर पिछले 7 दशक के अगर आप उदाहरण देखेंगे, सतत रूप से जो केंद्र सरकार और राज्यों ने नियम के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रकार के धीरे-धीरे जो व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, जो सस्टेनेबल, जो डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल हो, और जो भी हम लोग अपने एक्टिविटीज करते हैं या जीवन यापन के लिए करते हैं वो सस्टेनेबल हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो सस्टेनेबिलिटी अगर नहीं रहती है, सतत रूप से अगर वो संसाधन उपलब्ध नहीं होती है, हमारा जीवन ही खतरे में आ जाता है। तो ये बात जो है, जो जहाँ पे समझ में आ जाती है लोगों को, या जो बड़े बूढ़े जो जैसे जिसको कहते हैं कि जो प्रकृति पे अवलंबित लोग हैं, उनको तो समझ में है, लेकिन अन्य लोगों को जो है उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो इस तरह की ये चुनौतियां हैं जो केवल कानून और व्यवस्था से, जो कानून से बनाने से नहीं चलेगा, जब तक जो है समूचे जो जन समूह इस महत्वता को जब तक अपनाता नहीं है, तब तक जो है इसमें पूर्ण सफलता पाना मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उस ओर प्रयास करना रोक दें। प्रयास तो जारी रहना चाहिए, और कोशिश यही रहना चाहिए कि संपूर्ण जन समूह को उस ओर हम ले जाएं। और अच्छी बात यह है कि जो यंगर जनरेशन इस ओर जो है बहुत ही जागरूक है, या तो यंगर जनरेशन बहुत जागरूक है, या प्रकृति से जो अवलंबित जो समाज है वो दोनों जागरूक है। लेकिन ये बीच वाला जो, जैसे अर्बन एरियाज में कुछ पॉकेट्स में, या मिडिल क्लास रियलिटीज में आके लोग जो है इन ओर ध्यान देना कम कर देते हैं, उनको भी इसके ओर ले जाना भी जो है एक चुनौती बन जाती है। और उसके बिना जो है बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रकृति को संरक्षित करने की बात करें तो जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की या किसी एक देश की नहीं है। जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सब की, समूची दुनिया की है, और ये सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकेगा।
डॉक्टर संजीव, जी बायोडाइवर्सिटी जी की सुरक्षा पर भी हम बात कर रहे हैं, बेहद ज़रूरी है। मैं चाहूँगी चूँकि अब क्लोजिंग का टाइम है, क्लोजिंग रिमार्क के साथ बताएं कि भारत इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है उसमें मुख्य मुख्य प्रयास क्या हैं और उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन के ऊपर भी साइन किया हुआ है, सीबीडी, हुँ, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। दूसरा, भारत जो है वो आईची टारगेट्स हैं, एक जी, जापान में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें आईची टारगेट्स 27 टारगेट्स जैसे फिक्स किए गए थे। तो मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ काफ़ी सालों से कि भारत अभी सही दिशा में चल रहा है, जितने टारगेट्स दिए जा रहे हैं, उसको पूरी तरह अपना रहा है या उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और उसमें उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो आईसी टारगेट्स अगर अगर हमने अचीव कर लिए तो मैं समझता हूँ कि हम बायोडायवर्सिटी पे भी विजय पालेंगे और हुँ, बायोडायवर्सिटी पे अगर विजय पालेंगे तो हेल्थ पे विजय पालेंगे, हेल्थ पे विजय पालेंगे तो क्लाइमेट चेंज पे भी विजय पालेंगे। तो मतलब ये है कि जितना भी सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि एक-एक बच्चा ये समझे या एक-एक देश का नागरिक ये समझे कि सबको अपनी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, पहली बात। हुँ, दूसरी बात ये कि सबको आपका एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको खुद को अपने आप को अकाउंटेबल समझना चाहिए कि ये कार्य अगर कोई पौधा लगाना है या पौधा डाइवर्सिटी को ठीक रखना है तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालाँकि स्कूल लेवल से भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहले शिक्षा देते हैं हमारे नागरिक्स को और नागरिक को शिक्षा शिक्षा देने के बाद हम उसको अग्रसर करते हैं कि भई आप बायोडायवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करें। जितना ज़्यादा आप बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करके रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा आपका क्लाइमेट अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आप लोग स्वस्थ रहेंगे, ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो अवेयरनेस एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी टारगेट्स हमने फिक्स किए हुए हैं, उन टारगेट्स की और तेज़ी से हमको अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें ये समझना होगा कि दरअसल प्रकृति का जो संरक्षण है वो हमारा अपना खुद का संरक्षण है। हम जितना प्रकृति के करीब जाएँगे उसको उतना संरक्षित कर पाएँगे। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति दरअसल हमारे जीवन का, हमारे जीने का आधार है, हमारी सांसों का आधार है और इसलिए उसे किस सर्वोच्च प्राथमिकता पे रखना है। विकास के लिए जो हमारे लक्ष्य हैं उसके साथ हमें किस तरीके से प्रकृति के संरक्षण के साथ सामंजस्य बिठा के रखना है और ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि समूचे विश्व की है। समूचे विश्व की है। बिल्कुल, आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।